नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से कल एक वीडियो पब्लिश किया गया है। वहाँ की एक बड़ी सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो पब्लिश किया और उसके साथ में उन्होंने एक ऐसे शख्स के साथ में इंटरव्यू किया था जो कि भारत बहुत आते जाते रहते हैं और अभी रिसेंटली भारत आए थे और उन्हें भारत में बड़ा सम्मान और इज्जत मिलता है और वो यहाँ पर अपनी एक बुक भी पब्लिश करने के लिए आए थे। उन्होंने भारत के बारे में और भारत की इलेक्शन प्रोसेस के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शनबल बातें करी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्हीं सब बातों के ऊपर बात करने के लिए आज महेश जी ने हमारे साथ समय निकाला है। महेश जी जो हैं वो बड़ा ही ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है अग्निपथ विद महेश और बड़े ही अपने ज़बरदस्त विचार रखते हैं। महेश जी, आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद मंच पर समय देने के लिए। थैंक यू। राइट। महेश जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा और मैंने देखा कि आपके चैनल पे आपने उस वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन प्रोग्राम भी किया है। तो उसको देखने के बाद में सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? क्या आपको लगा? मैं डिस्टर्ब फील किया। मैंने एक्चुअली मेरे पास भी मैं देखता नहीं हूँ। दुर्दाना नजम जो महिला है, पत्रकार जो पाकिस्तानी जिनका आपने जिक्र किया, दुर्दाना नजम उनका नाम है। जी। वो पहले पाकिस्तान में एक दो अखबारों में लिखती रही हैं, डॉन वगैरह में, और मैं उनकी राइटिंग से परिचित था। तो मुझे मालूम था कि वो दरअसल उनका अपना एटीट्यूड क्या है चीज़ों की तरफ। लेकिन और हमारे यहाँ से कुछ और हमारे स्कॉलर्स जो है इंडिया के, उनसे भी उनका इंटरेक्शन रहा है, तो मुझे मालूम था कि वो किस किस्म के सवाल पूछती हैं। तो आई हैड नो इंटेंशन टू एक्चुअली वॉच हर, बट मुझे सवेरे कुछ ऐसे लोग जो जो जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से और दर्शक हैं उसके, उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि आप जरा देखिए और देयर इज समथिंग स्ट्रेंज गोइंग ऑन। तब मैंने वो देखा ना, रियली फेल्ट डिस्टर्ब्ड। मुझे दुर्दाना नजम से कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे मालूम था कि वो क्या करते हैं क्या नहीं और उनके क्या विचार हैं, और वो बेसिकली शी इज अ जिहादी इन फीमेल फॉर्म। मगर फिर ये हुआ कि मुझे ये था कि कम से कम इनसे बेहतर उम्मीद थी कि ये पिछले 2 साल में कम से कम 3 बार आ चुके हैं भारत, इश्तियाक अहमद साहब। राइट। और मैं एक्सपेक्ट किया, और यहाँ पर आकर ये जो हमारे यहाँ का तमाम हर किस्म का तबका, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ आते हैं तो लोगों ने इनको हमेशा इज्जत से देखा है। इनकी जो किताब है गैरिसन स्टेट, उसको यहाँ पर रेस्पेक्टफुली देखा जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन और अभी भी रिसेंटली बाय द वे वो इंडिया में पब्लिश हुए हैं, कि नई किताब इंडिया से आई है, यहाँ पब्लिश हुई जी। है। उसके बावजूद तो मुझे ये उम्मीद थी, अभी यहाँ आए हैं आई थिंक अलॉन्ग विद हिज वाइफ, यहाँ पर वो ईशा आश्रम में भी थे। तो मुझे लगा कि ही माइट बी नाउ इनटू इंडियन सोसाइटी, लोगों से मिल रहे हैं एंड ही माइट हैव गॉट होल्ड ऑफ इट नाउ। अगर आप हिंदुस्तान नहीं आते हैं तो ये बहुत पॉसिबल है कि आप यहाँ की सोसाइटी के बारे में सिर्फ लिखे पढ़े अंदाजे लगाएं, कोई इन्फॉर्म्ड किस्म के चीजें देखें कि भाई मीडिया से आपको जो रिपोर्ट मिल रही है आप वही जान सकते हैं, क्योंकि आपको भारत का वीजा नहीं मिलता है। लेकिन जब आप भारत आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, बार बार महीनों के हिसाब से आकर रहकर जा रहे हैं, तो फिर ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि आखिर आप भारत के समाज को, यहाँ की सोसाइटी को समझने की आपने कुछ तो कोशिश की होगी, कम से कम इतना एज्यूम किया जाता है। और टू माय सरप्राइज आई वाज अटरली डिसगस्टेड, कि ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द सिंक। वो अपने विचारों को, जो उनके अपने दसियों दशक पहले जो लेकर बैठे हुए हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो लोगों की सुन जरूर रहे हैं, मगर उससे आगे वो अपने जो फंडामेंटल विचार हैं, जो फंडामेंटल थॉट्स उनके हैं, उन पर वो जरा भी प्रोग्रेस करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर मान लीजिए कि उनको नेहरू के बारे में एक्स नॉलेज है, तो वो उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने जो धारणा बना रखी है वो वही रखेंगे। अगर उस पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। इतना ही नहीं, मैंने उनकी बातों में जो चीज पाई बड़ी अजीब सी, वो ये भी थी कि वो हर एक फैक्ट को शायद लगा के बयान करते हैं। और मुझे इसमें एक बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नजर आती है कि अगर आप फैक्ट को शायद लगा के बयान कर रहे हैं, इसका मतलब अपना एक डिस्टेंस आप बनाए रखना चाहते हैं और बाद में आप उसे पलटी मारना चाहते हैं। अगर आपको फैक्ट मालूम नहीं है, आप उस पर श्योर नहीं, तो आपसे बात क्यों करना चाहते हैं? पहले तो आप श्योर हो जाइए कि ये फैक्ट है या नहीं है,
अगर वो फैक्ट है तो आप उस पर सही या गलत का तमगा लगाइए, लेकिन आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मैंने सुना है वो सही है, हेंस ये रहा। तो it's like you are in a very subtle way misinforming people, and आप एक पर्टिकुलर किस्म का अपनी किस्म का एक थॉट लोगों के ऊपर लाद रहे हैं। ये बड़ा सटल तरीका है। ठीक वैसे ही कि इस वीडियो से ठीक पहले आज सुबह मैंने 2000 का एक और वीडियो देखा, जिसमें वो इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है उसमें वो बाकायदा ये कह रही हैं कि जो भारत में जो मोदी जी हैं और जो उनकी पार्टी है बीजेपी, वो हिंदुस्तानी पब्लिक के साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलती है, और वो साइकोलॉजिकल गेम्स खेल के अपनी पॉपुलैरिटी बना रही है। दरअसल उनका करता किया हुआ कुछ भी नहीं है। मतलब इन लोगों को हिंदुस्तान का आयोटा भर भी नॉलेज नहीं है। इनको स्टेट्स के नाम मालूम नहीं है। ये मणिपुर बोलते हैं। एक वो चिमू अंकल है हमारे, कमर चीमा साहब, वो पढ़ के भी सही नहीं बोलते हैं। वो जामनगर को जमुना नगर बोलते हैं। उनको पता नहीं है कि जमुना नगर भाई राजस्थान में है, जामनगर गुजरात में है। सही बात है। तो आप आप क्या बात करेंगे इन लोगों से? इनको आप पूरा पाकिस्तान घूम लीजिए, तमाम यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, आपको हिंदुस्तान के बारे में पढ़ने के लिए, इंडोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, या इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती। फिर ये लोग हैरान होते हैं कि हिंदुस्तानी हमारे बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान पढ़ाया जाता है भाई। हम लोग पढ़ते हैं, तो जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। आपके यहाँ क्या है, आधी पॉपुलेशन स्कूल क्या मदरसे में नहीं जाती है। जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है उसका 50%, मैं स्कूल गोइंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन का 50% स्कूल छोड़िए मदरसे में नहीं जाती है। तो ऐसे में आपके पास क्या बनता है, एक कोई शख्स जो पॉपुलर मीडियम में यानी कि टीवी यूट्यूब कहीं भी आ जाए, जो उर्दू बोलता हो, ताकि उसकी रीच वहां तक बने, और एक फॉल्स नैरेटिव आप पॉपुलर कर दीजिए के बारे में। तो यही वहां होता है। एक डॉक्टर शाहिद मसूद हुआ करते थे इनके यहाँ पे, पिछले दिनों तो वो जेल वेल चले गए थे, बाद में उनको पता नहीं छोड़ा छाड़ा गया है, वो टीवी चैनल पे बैठते हैं। लेकिन एक जमाने में वो ARY में थे और नंबर 1 एंकर माने जाते थे पॉपुलैरिटी के लिहाज से, और वो इसी तरह के झूठ करते थे। मतलब साल में 3 बार तो वो इंडिया से पाकिस्तान पे अटैक करवा देते थे कि अगले हफ्ते इंडिया अटैक करने वाला, न्यूक करने वाला है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की हैं, आपको मिल जाएगी सारी यूट्यूब पर। शाहिद मसूद की इस तरह की प्रेडिक्शंस कि वो इंडिया एक छोटा सा अटैक करेगा, फिर इंडिया रिटेलिएट करेगा, फिर इंडिया बड़ा अटैक करेगा। वो साल में 3 बार का उनका रूटीन था, वो कर देते थे। तो आप जब इस किस्म के माइंडसेट को ग्रो कर रहे हैं, और ये लोग जो इवन बाहर चले जाते हैं, स्वीडन जैसी जगह पे जाकर रह रहे हैं, आप ये देखिए उनके माइंडसेट में कहीं कोई बदलाव नहीं है। वो कहीं कुछ नया नहीं सीखना चाहते। वो बस वही पुराने 50s के कांग्रेस राज में जी रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि नेहरू जी ने जो ब्लंडर किए वो कैसे कैसे ब्लंडर किए होंगे। वो ना, नेहरू जी ने जो कहा था वो सही था, बाकी सब जो उनके बाद आए वो सब बेवकूफ थे। एनी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। दैट्स द प्रॉब्लम। बराबर। और उन्होंने उनके पूरे डिस्कशन में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको पूरा बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया है, और बीजेपी जो है वो 400 सीटें जीतना चाहती है, और वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू आराम से जीत जाएगी। फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेके बातें बोली कि उसको भी अननेसेसरी इन्होंने फंसा के जेल में डाल दिया है। मतलब आप कितना फॉल्स नैरेटिव है, कितना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम दोदानिज्म से है राहुल। हाँ, जब वो क्वेश्चंस को लीड करती हैं, एक्चुअली फॉर एग्जांपल केजरीवाल जैसा लीडिंग अपोजिशन लीडर, तो लोकसभा में उनकी टोटल 2-3 सीट टोटल है, वो लीडिंग हो गए। कहाँ से लीडिंग हो गए? कहाँ से लीडिंग हो गए भगवान जाने। मतलब हमारे EMK डिमकी की भी उनसे ज्यादा सीटें हैं, उनको तो लीडिंग नहीं बता रहे हो भाई। आप बता के सरो केजरीवाल को लीडिंग, मतलब न जाने क्या फैसिनेशन है। फिर आप क्या करेंगे कि वो फिर वो कहती है कि अकाउंट्स बंद कर दिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, आपके कांग्रेस के सबके अकाउंट सील कर दिए। अब पूछो कौन से अकाउंट सील हो गए? मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं जहां पर इनके अकाउंट जो है वो सारे खोले हुए, बट नहीं उनको, हाँ शायद उनके अकाउंट, अगेन डॉक्टर इश्तियाक बड़ा क्लियरली बोलते हैं शायद कांग्रेस पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए हैं। अब ये तो नाजायज बातें हैं, ये तो पहला फैक्ट को एज्यूम करेंगे और फिर उसके आगे नरेशन शुरू कर देंगे। और नरेशन इतना बड़ा होगा कि जो पहली लाइन वाला जो झूठ है अकाउंट खुले या ना खुले होने का,
वो कहीं दब जाता है। राइट। और इसके अंदर अकाउंट सीज कर दिए, ये तो उनको पता पड़ गया, पर अकाउंट क्यों सीज करने की नौबत आई, ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक इनकम टैक्स नहीं पे किया, कंटिन्यू इतने नोटिस मिले, उसके बाद में ये नौबत आई। राहुल इतना ही कम से नहीं, कम इन जैसे इतने बड़े और सीनियर लोगों को इतनी बेसिक रिसर्च तो करनी चाहिए। अगर वो मुख्तार अंसारी के लिए कह रहे हैं कि लेट कोर्ट्स डिसाइड द मैटर, एग्जैक्टली। तो ये आप केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं कि राइट, लेट ये कोर्ट तो डिसाइड द बहुत मैटर? शॉकिंग चीज थी जो उन्होंने मुख्तार अंसारी के बारे में कही। मतलब वो मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे को, डॉन को एक वो मुस्लिम लीडर बता रही हैं, माताजी एग्जैक्टली, वो उसको कह रही हैं कि मुस्लिम मुस्लिम लीडर को लीडर बंद बता किया जा रहे। रहा है चोरी चकारी के आरोप में, कि उनको चोरी के आरोप में और ऐसे चोरी, डाका, छीना झपटी, मर्डर, इस तरह के आरोप लगाकर उनको बंद कर दिया जाता है। मतलब ऐसे और ये उनको सारे बोला कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी गई जेल में। हाँ, उनको पॉइजन पॉइजन किया गया। हाँ, उनकी फैमिली ने एक्यूज किया है कि वो पॉइजन पॉइजन किया गया उनको। आई मीन, मेरा मतलब, हु आर यू टू जज थिंग्स हियर भाई? देखिए, मुस्लिम्स यहाँ पर एक माइनॉरिटी हैं, जस्ट लाइक जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड मेनी अदर्स. No other community has ever asked for a personal law for themselves. This is the only community that has asked for it. Not only that, उसके बाद में हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप ने, स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की अपीजमेंट की पॉलिसी लड़ाई, फॉर एग्जांपल बहुत जो शाइनिंग केस है वो शाहबानो वाला केस है, या के बाद में शाहबानो वाले केस के बाद में आप ये देखिए वो अयोध्या टेम्पल, अयोध्या के दरवाजे जाकर किसने खोले थे? राहुल गांधी, राजीव गांधी ने खोले थे। राजीव गांधी। तो आप जरा सोचें कि ये तमाम जो सेक्टेरियन या जो ऑन रिलीजियस ग्राउंड जो चीजों को डिवाइड करने की बात की जाती है, वो तो सारी कांग्रेस करती रही है। भाई, आपका कांग्रेस का ही एक प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है कि इस कंट्री के तमाम रिसोर्सेज पर मुसलमान का पहला हक है। भाई, बाकी की माइनॉरिटीज मर गई क्या? ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपने बाकी की माइनॉरिटी को तो नहीं दिया, आपने बाकी की माइनॉरिटीज को तो पर्सनल लॉ बनाकर नहीं दिया, मगर आपने एक तो ये जो अपीजमेंट है, इसको आखिर जो जो 80% की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपने ऊपर लेकर पिछले 75 साल से जी रही है। कब तक चलेगा ये? तो एक ना एक दिन तो कोई आएगा ना जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठाएगी इस अपीजमेंट की तरफ, या कि मेजोरिटी कम्युनिटी, मतलब बेसिकली मैं तो ये मानता ही नहीं कि मुस्लिम्स को इस कंट्री में माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाना चाहिए। मेरे लिहाज से वो सेकंड मेजोरिटी कंट्री है। एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेट 18-19% पॉपुलेशन। तो वो जिस, और मोर ओवर उनका जो बिहेवियर है, इट इज लाइक दैट ऑफ मेजोरिटी। भाई, आप एक मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, तो क्या एक्चुअली वहां के लॉज को फॉलो नहीं करते? नहीं। exactly. आप यहाँ पर हर लॉ को ब्रेक करेंगे इसलिए कि नहीं हमारे रिलीजन में ये कहा गया। तो तुम्हारा रिलीजन तुम्हारे घर की बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए ना, सेकुलरिज्म वही तो है। तो इश्तियाक अहमदी क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ का मुसलमान अपने रिलीजन को सड़क पे आके एग्जिबिट करता है, अपने घर के अंदर नहीं रखता है? ऐसा क्यों? आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद मुस्लिम्स, आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स एंड मुस्लिम्स। सवाल सिर्फ मेरा इतना सा है कि यार कोई एक लिमिट तो करो ना। मैं तो अपना हिंदुइज्म का झंडा खा पे जाके नहीं घुमा रहा हूँ। भाई, त्योहार पे लोग लेकर जाते हैं, आप भी लेकर जाते हैं, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करना चाहते हैं, पर लेट्स गेट डाउन टू दैट ना। आप अपने आप को मेरे ऊपर थोपेंगे तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? और ये जो, चाहे कोई किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन सच तो ये है ना कि इस सोसाइटी में 80% हिंदू रह रहा है। इस सच से तो आंखें मूंदी नहीं जा सकती ना। मैं जर्मनी जाता हूँ, मैं वहां जाकर रहता हूँ, तो क्या मैं वहां, मतलब वुड इट लुक नाइस ऑन मी कि मैं वहां जाके धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दूं? नहीं करता ना। आप एक समाज में जहां रहते हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी जिस तरह से रह रही है, आप उस समाज में इंटीग्रेट होते हैं। नाउ दैट कीवर्ड इंटीग्रेट, राइट, दैट्स द क्वेश्चन। बिल्कुल। और उन्होंने एक बात जो बोली, जो आपने भी ध्यान से सुनी होगी, उन्होंने कहा कि मैं जब भारत में था तब मैं ये चीजें नहीं बोल पाया। उन्होंने शुक्रिया किया, अच्छा कि आपने सवाल उठा लिया, मैं वहां नहीं बोल पाया, अब बोलूंगा। हाँ, एग्जैक्टली। और सोमनाथ मंदिर के बारे में भी कितने गलत फैक्ट्स उन्होंने वहां पर रखे और प्रोड्यूस किए। बिल्कुल। अच्छा, मोर ओवर मेरा बड़ा सीधा सा मानना है भाई, किस मुसलमान ने
किस मुस्लिम रूलर ने, किस मुस्लिम रजीम ने आज तक सो मैं आपको अभी इसी वक्त प्ले कर सकता हूं आपके लिए कि उस क्लिप को जो इनके फॉर्मर इमरान खान के वक्त पे जिनके फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, जो इस समय जेल में आराम कर रहे हैं, वो बाकायदा पब्लिक स्टेटमेंट में मंच पर खड़े होकर चिल्लाकर ये कह रहे हैं, मैं शाह महमूद कुरैशी हिंदुस्तान जाकर सोमनाथ का मंदिर गिरा के रहूंगा। आपके यहां से मुझे आज तक ये धमकियां मिले, इश्तियाक अहमद यहां तक उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ये माइंडसेट जो है वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको नेहरू याद आता है, लेकिन आज की दुनिया में रह रहा हाफिज सईद याद नहीं आता है। सही बात है। ना उनको पाकिस्तान की पंजाब पॉलिसी याद आती है, ना उनको पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी याद आती है। उनको सिर्फ ये आता है कि नहीं नहीं मैं तो दोनों को मिलाना चाहता हूं, मैंने इंडिया में जाके बात भी की है लीडरशिप से, लोग जो है लोगों को मिलाने के लिए कि मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूं तो करूं। यार हु आर यू, कौन है आप भाई? तो अपने बारे में इतनी गलतफहमी आपको कैसे हो गई? जस्ट बिकॉज वी गेव यू रिस्पेक्ट आप हमारे खुदा बनने में आ गए। सही है। और एक चीज आपने राइट, एक चीज आपने उनके डिस्कशन में सुनी होगी जो मुझे बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगी। एक हमारे कल्चर में एक है कि कभी मंदिर में जाते हैं तो वो एक साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, राइट? जी, मैंने कहा भी है उसको अपने उसमें, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और उसको उन्होंने ऐसे शब्दों के जरिए उन्होंने बयां किया कि आप लेट लूट जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज थी। बिल्कुल भाई, आप देखें ना राहुल, आप एक पर्टिकुलर अंदाज में सजदा करते हैं, क्या मुझे उसका मजाक उड़ाना चाहिए? आप एक भौड़ी किस्म की टोपी पहनते हैं, मुझे कहना चाहिए क्या? क्या मुझे तारक फतेह वाले अल्फाज दोहराने चाहिए कि आप बड़े छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और तो और तारक फतेह तो ये भी कहते थे कि जिस किस्म की दाढ़ी रखते हैं ऐसा लगता है कि एप किसी एप की तरह से आ गए हैं, एप किंगडम में से निकल के आ रहे हैं। मगर हम ये बातें नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते हैं? देयर इज ए लाइन ऑफ सिविलिटी, जिसको लाइन ऑफ डिसेंसी कहते हैं कि आपको अपने आप को डिसेंट रखना है। तो डिसेंसी सिर्फ भाषा की नहीं होती, वो हर तरह से होते हैं। मर्यादाएं आपकी कपड़ों की होती हैं, आपकी भाषा की होती हैं, आपकी व्यवहार की होती हैं, और आपकी वाणी की होती हैं, आपके वर्ड्स की होती हैं। मगर ये तमाम जो मर्यादाएं हैं उनका वो उल्लंघन करते रहते हैं। यहाँ आप नहीं बोल रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? जाहिर है आपके तमाम डिनर इन्विटेशन कैंसिल हो जाते हैं। जो लोग अपने फार्म हाउस में आपको पार्टियां दे रहे थे उन्होंने बोला कोई आता नहीं फिर, क्योंकि ये तो किसी में आप में ये कैपेसिटी तो नहीं है कि आप यहाँ खड़े होकर मोदी के खिलाफ बोलेंगे। तो अब आप अपने दड़बे में वापस पहुंच गए हैं, तो वहां से आप कुं कर रहे हैं। मामला मैं क्या कहूं, मतलब आई एम कंप्लीटली flabbergasted by what I saw yesterday. वो शो मेरे लिए इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। मुझे सीरियसली लगता है कि हमारे यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मेरे कुछ दोस्त शायद लिख भी रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि हम इस तरह के लोगों को अपनी कंट्री में क्यों आने देते हैं, इनको क्यों वीजा मिलना चाहिए, और शर्मा नहीं चाहिए उन लोगों को जो उनको यहाँ होस्ट करते हैं। भाई वो मेरे मंदिर के बारे में बकवास करेंगे, वो हमारे, अगर आप मेरे रिचुअल्स के बारे में कुछ बोलेंगे तो क्या मुझे हक नहीं पहुंचता फिर मैं आपके रिचुअल्स का उसी तरह मजाक उड़ाऊं? आप कैसे उस आलोचना से या उस क्रिटिसिज्म से बच सकते हैं जो आप मेरे ऊपर कर रहे हैं, है कि नहीं? और जो आपने कहा इट वाज हर्टफुल, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर। वो वहां जाके लेट लूट जाते हैं, अरे क्या मतलब? आप एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वो जाके लेट लूट रहे थे, ये क्या होता है भाई? हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। जब नवाज शरीफ ने ओबामा से जब इनकी मोदी जी की कोई बात हुई थी ओबामा से, और इन्होंने बाद में जाकर इनको पता लगा था नवाज शरीफ ने कहा था कि देहाती औरतों की तरह से उन्होंने मेरी शिकायत कर दी है। मोदी जी उस समय सीएम थे, मनमोहन सिंह थे हमारे यहाँ, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, और मोदी जी सीएम थे गुजरात के। तो सबसे पहले मोदी जी नाराज हुए थे, और उन्होंने बाकायदा नेट पे मौजूद, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर, उनकी स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था कि भाई हम अपने मुल्क के अंदर आपस में लड़ाई भिड़ाई जो मर्जी करें,
पर वो मेरी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, आप ऐसी जबान कैसे बोल सकते हैं कि भाई? सही बात है। तो मेरा मतलब ये वो अलग बात है कि बाद में चाहे उसी नवाज शरीफ के साथ में मोदी जी मिले भी, और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब मिलते हैं लोगों से, तो एक डिसेंसी, मैंने कहा ना कि वो तमाम चीजें आप उस डिसेंसी की लाइन में रहकर करते हैं। मगर आप जरा सोचिए तो सही कि आप दरअसल ये जो तरह तरह की नैरेटिव बिल्डिंग है, मुझे लग रहा है कि बेसिकली ये तमाम लोग वो ऐसे मॉडर्न जिहादी हैं जहां पर आप किसी ज़ियाद हामिद की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी सही बात। लिपस्टिक नेल पॉलिश गैंग की एक्सपोजर हो चुका है। अब ये इंटेलेक्चुअल गैंग आपको छोड़ा जा रहा है, कहीं कोई हिंदू बन के आ रहा है, तो कहीं कोई इस तरह के इंटेलेक्चुअल बन के आ रहे हैं, और वो आपको आपकी कंट्री के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। मतलब जो उनका ओरिजिन है, आप अपने मुल्क को सुधार नहीं सके, मेरे मुल्क को सुधारने आ रहे हैं। वो मुल्क जो ऑलरेडी 8.5% पे ग्रो कर रहा है, सही बात। जिसको आपसे कोई दरकार नहीं है। बराबर। एक्चुअली सारी खूबी ही हिंदुस्तान की ये है कि वो बगल में पाकिस्तान होने के बावजूद ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली exactly। और इसी से रिलेटेड एक और चीज मुझे याद आती है कि एक तरफ तो पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ आईएमएफ की कल ही रिपोर्ट आई है, उन्होंने पाकिस्तान को उन 6 कंट्रीज की लाइन में खड़ा किया है जहां पर सिविल वॉर के चांसेस हैं, जिसके अंदर यमन है, सीरिया है, चांसेस नहीं चल रहे हैं, और राहुल, चल रहे हैं वहाँ सिविल वॉर। एग्जैक्टली उन कंट्रीज में रखा है जहाँ सिविल वॉर चल रहे हैं, पोटेंशियल नहीं हाँ, है, चल रहे हैं पॉसिबिलिटी नहीं एग्जैक्टली है, वहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, हाँ। और वो यहाँ भी चल रहे हैं। हम्म, एक्चुअली राहुल, उसकी डेफिनेशन क्या है? वो ये कहते हैं कि अगर 3 महीने के अंदर आपके यहाँ 25 लोग मारे जा रहे हैं इस तरह के वायलेंट डेथ्स में, देन दे कॉल इट अ वायलेंट सिविल स्टिफन वॉर सोसाइटी। हाँ, एंड राइट, दिस कंट्री, यहाँ तो 25 से कहीं ज्यादा मारे जा चुके हैं, यहाँ तो एक एग्जैक्टली, झटके में पता नहीं कितने मारे जा रहे हैं रोज के। तो बराबर। और आप देखिए, इस पर पीछे नजम सेठी ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया है, उन पर भी मैंने एक वीडियो किया था। नजम सेठी साहब जो हैं वो वहां पे कह रहे हैं हमारे तो 5-7 रोज मारे जाते हैं, तो इस तरह से हम वायलेंस, तो और क्या चाहिए भाई आपको वायलेंट स्टिफन होने के लिए? सही बात मतलब उन्होंने वायलेंस को नॉर्मलसी में क्लैड कर दिया कि है। बिकॉज हमारे यहाँ तो ये नॉर्म है 5-7 रोज मारे जाना, तो अगर आप 25 वाला रूल बनाएंगे तो हम तो उसमें हमेशा ही खड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो 5-7 रोज मारते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, ये सही बात है। कैसी सोच है? आई मतलब ये मीन, तो एक बड़ी नॉर्मल बात हो गई उनके लिए। हाँ, आई मीन यू कैन सी इट। मैंने आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा उनका। मतलब वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारे तो 5-7 रोज मर जाते हैं, तो अगर आप 25, दैट मीन्स आप कोई नॉर्म ऐसा बनाओ कि 150 मरे 3 महीने में, तो हम शायद थोड़ा पास करने की हालत में उसको आए। इतना छोटा सा नॉर्म बनाओगे 25 लोगों का, तो फिर तो उसमें हम हमेशा खड़े रहेंगे, हम 5 दिन में मार देते हैं 25, 3 महीने की जरूरत है। तो सी, दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी यू आर डीलिंग विद। और ये लोग हमारी सोसाइटी को लेक्चर देने के लिए बैठ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बनकर। बराबर, बराबर, सही है बात क्या, मॉडल फेल हो गया। वो जो है। हाँ, लाल टोपी पहन के जैद अहमद आया करता था, वो फेल हो गया 17 तक। 16-17 के बाद उसके प्रोग्राम्स बंद हो गए टेलीविजन पे आने। फिर आपके ऊपर वो लिपस्टिक नेल पॉलिश गैंग लगाया गया, जिसमें हमारे हिंदुस्तान से भी कई यूट्यूबर शामिल थे उनके साथ में। तो वो जाहिर है कहीं आपको दाऊद इब्राहिम सुनने को मिल रहा है, तो कहीं हाफिज सईद सुनने को मिल रहा है। मरा मराया कोई नहीं, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, बस कहीं कभी ये मर गया, कभी वो मर गया, वो सारे खुश हो गए और डॉलर बना लिए उन्होंने। चलिए, उस तमाशे को भी छोड़िए। तो इसके साथ में अब आप आगे देखिए, जब वो नहीं चला तो उन्होंने गेयर चेंज किया, और 19 के बाद से जब मोदी जी री इलेक्टो को दोबारा से आए, तो उसके बाद से वो काया पलट हो गई पाकिस्तान में, और अचानक सारे गागा हो गए हिंदुस्तान के ऊपर, अरे कितना बढ़िया मुल्क है, और सबसे बढ़िया यही है, सबसे अच्छे मोदी जी। मतलब मोदी जी इधर से छींके, और पाकिस्तान में यूट्यूब वाले प्रोग्राम कर देते थे, ओ मोदी ने आज क्या बढ़िया छींक मारी राइट हैंड पे। नो, मैं लिटरली हद है। तो अब धीरे से पिछले दिनों में, कम से कम पिछले 1.5 साल में, हम लोगों ने जब बोलना शुरू किया, और इनके ये फेक न्यूज का जो एजेंडा था जब ये एक्सपोज हुआ है, तो उसके बाद में आप ये भी देखिए, ये नया इंटेलेक्चुअल गैंग लागू किया गया। पिछले दिनों एक हिंदू साहब घूम रहे थे, और अब ये साहब शुरू हो रहे हैं, इस तरह के लोग सही बात जो हमारे ही मुल्क में आके हमारे ही मुल्क में पार्टी करते हैं, हमारे ही मुल्क में किताब पब्लिश करते हैं, हमारे ही मुल्क में किताब बेचते हैं, उसके पैसे लेते हैं,
अपनी रॉयल्टी खाते हैं, यहाँ डिनर करते हैं पार्टी करके और वापस जाके गाली देते हैं। बिल्कुल सर। थाली में और छेद करा है, इसको कहते हैं। राइट, बिल्कुल। और इस तरह की चीज़ कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ऑफेंस एक आपने भी रजिस्टर करवाया, मैंने भी मेरी तरफ से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मेरी एक सजेशन जो है, मेरे व्यूज़ जो हैं वो मैंने शेयर किए। और आई एम श्योर इस तरह की चीज़ों को हम जितना स्ट्रांगली अपोज करेंगे उतना बेहतर। तो आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से इस डिस्कशन के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन फ्यूचर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपसे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।